Hello future doctors. Myself Himanshu Bora, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखो वैसे तो ये चैनल जो है नीट यूजी मेंटरशिप, नीट यूजी काउंसलिंग और एमबीबीएस रिगार्डिंग में कंटेंट डालता हूँ, लेकिन आज का जो वीडियो होगा वो नीट पीजी के रिजल्ट पे बेस्ड होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि नीट पीजी का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन 30 अगस्त को यानी कि कल है ना, स्कोर कार्ड जो थे वो भी रिलीज हो चुके हैं। तो मैं आज की वीडियो के अंदर पीजी के अंदर मार्क्स वर्सेस रैंक एनालिसिस करूंगा कि पर्टिकुलर मार्क्स पे आपकी क्या ऑल इंडिया रैंक आई है नीट पीजी के अंदर। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों देखेंगे, प्लस काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे शेयर करूंगा कि इस बार पीजी के जो पेपर हुआ उसमें क्या क्या चीजें अलग हुई। क्योंकि देखो मैंने 3-4-5 दिन पहले नीट पीजी पे एक वीडियो बनाया था, उसमें भी आप सभी ने काफी प्यार दिया है, उसके अंदर भी मैंने देखा 23,000 प्लस व्यू है ना। तो और कमेंट सेक्शन में भी काफी पॉजिटिव कमेंट्स आए, तो मैंने सोचा कि एक पीजी पे एक एनालिसिस करके और वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को जब तक आप एंड तक नहीं देख लो तब तक अपना कोई भी कंक्लूजन ना नहीं बनाना। ठीक है, मैं बिल्कुल सोच समझकर आराम से आपको चीजें बताऊंगा। एक बार वीडियो को आप पूरा देख लो, उसके बाद आपको जो कंक्लूजन बनाना है वो आप बना सकते हो। समझ आ गया आपको? बिल्कुल अनबायस्ड होके जो मैं चीजें जो हुई है वो आपको शेयर करूंगा। ठीक है, और जो मैं आपको डाटा प्रोवाइड करूंगा वीडियो के अंदर वो सारा बिल्कुल एक्यूरेट होगा, क्योंकि मैंने वो अपने नॉन सीनियर से ही वो डाटा लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नीट पीजी का। देखो रिजल्ट आ चुका है, स्कोर कार्ड भी रिलीज हो चुके हैं, है ना। आज 31 अगस्त है, लेकिन मैं ये वीडियो 31 अगस्त को बना रहा हूं, लेकिन जो स्कोर कार्ड है वो 30 अगस्त को आ चुके हैं। अपन देखेंगे मार्क्स वर्सेस रैंक एनालिसिस। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सुनो मेरे आप। ठीक है, देखो एक बेसिक सी चीज सुनो आप। शिफ्ट 1 का जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था। देखो मैं नहीं कह रहा कि शिफ्ट 1 का जो पेपर है वो इजी था, मॉडरेट था, लेकिन शिफ्ट 2 के कंपेयर में पेपर जो था शिफ्ट 1 का वो इजी था। शिफ्ट 1 का पेपर हो सकता है 2023 का जो पेपर था उससे डिफिकल्ट है 2024 का पेपर, लेकिन शिफ्ट 2 के कंपेयर में शिफ्ट 1 का पेपर मॉडरेट है। ठीक है, ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये जो इसके सोर्स है, एक तो सभी स्टूडेंट जिन्होंने शिफ्ट 2 का पेपर दिया वो मुझे ये चीज बता रहे, और जिन्होंने शिफ्ट 1 का पेपर दिया उन्होंने भी बोला कि उनके जब उन्होंने फ्रेंड्स से बात की तो सभी लोगों ने बोला कि शिफ्ट 2 का पेपर डिफिकल्ट था। प्लस जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सेरेबेलम, मेरो, प्रेप लेडर, सभी की जो टॉप फैकल्टी है उन्होंने भी ये बोला है कि शिफ्ट 2 में काफी सारे क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल आए, काफी सारे क्वेश्चन हार्ड है। ठीक है, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि शिफ्ट 2 का जो पेपर था वो शिफ्ट 1 के पेपर के कंपैरिजन में टफ था। समझ आ गया आपको? पहला पॉइंट आपको समझ आ गया। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। देखो दूसरा पॉइंट आप देखो, जिन बच्चों ने शिफ्ट 2 का पेपर दिया है ना, जिन एवरेज कैंडिडेट्स ने, देखो मैं एवरेज कैंडिडेट की बात कर रहा हूं ना, मैं ज्यादा ब्रिलियंट कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, और ना मैं जिनकी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं थी उनकी बात कर रहा हूं। क्योंकि तो वो ब्रिलियंट कैंडिडेट होगा, यदि उसको टफ भी पेपर आ जाएगा तो वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और जिसने पढ़ाई नहीं की उसके लिए चाहे इजी आए चाहे टफ आए उसको पेपर नहीं आएगा। लेकिन जो एवरेज कैंडिडेट थे जिनकी प्रिपरेशन अबव एवरेज थी या एवरेज थी, यानी कि उनके प्रेप लेडर या मेरो के जीटी में 475 से लेके 575 के बीच में मार्क्स आ रहे थे, उनको मैं एवरेज या अबव एवरेज कैंडिडेट मान रहा हूं। ठीक है, अब देखो मोस्टली जो शिफ्ट 2 जिन्होंने एवरेज कैंडिडेट ने पेपर दिया है उनकी वर्स्ट रैंक आई है कंपैरिजन टू शिफ्ट 1 एवरेज कैंडिडेट्स। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि शिफ्ट 1 के जो बच्चे हैं उनकी सभी की अच्छी रैंक आई है, लेकिन यदि एक कैंडिडेट था, बिल्कुल मैं इस चीज पे बिल्कुल श्योर हूं कि एक कैंडिडेट सेम कैंडिडेट है। ठीक है, देखो मैंने पिछले वीडियो में नॉर्मलाइजेशन मेथड को अच्छे से समझाया था, मैं फिर से आपको बेसिक के अंदर वापस समझा दूंगा आपको, ताकि नॉर्मलाइजेशन मेथड आपको समझ आ जाए। मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूं कि एक सेम कैंडिडेट कैंडिडेट 1 है, इसको आपने शिफ्ट 2 दिलाया ना तो इसकी रैंक खराब आई है। शिफ्ट 1 दिलाते इसी बच्चे को, एवरेज बच्चे को, देखो मैं ना इंटेलिजेंट की बात कर रहा ना मैं डल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, मैं जो एवरेज कैंडिडेट है उसकी बात कर रहा हूं। यदि उस सेम एवरेज कैंडिडेट को शिफ्ट 1 दिलाते तो उसकी रैंक डेफिनेटली जो उसकी अभी रैंक आई है उससे अच्छी आती। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि शिफ्ट 2 का पेपर जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट आया, प्लस मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं ज्यादातर उन्होंने शिफ्ट 2 का पेपर दिया है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला था उसका मैं आपको जवाब जो है आगे दूंगा। उसमें भी काफी सारे कमेंट आए थे कि आप कैसे बता सकते हो कि शिफ्ट 2 जिन बच्चों ने दिया वो इंटेलिजेंट है, तो उसका जवाब मैं वीडियो के आगे दूंगा, आप वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, अब ये जो बच्चा है जो कैंडिडेट है शिफ्ट 1 जिन्होंने दिया है और एक उसी कैंडिडेट ने शिफ्ट 2 दिया है,
अब शिफ्ट 2 में जो एवरेज कैंडिडेट है उसको यदि टफ पेपर दे देंगे तो उसके लिए डिफिकल्टी होगी पेपर सोल्व करने में, प्लस उसका कंपटीशन जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उसमें, क्योंकि शिफ्ट 2 में मैं फिर आपको बता रहा हूं कि शिफ्ट 1 के कंपेयर में इंटेलिजेंट बच्चे ज्यादा थे। इसका मैं रीजन भी दूंगा आपको आगे जाके वीडियो में। और उसी बच्चे को यदि अपन शिफ्ट 1 का पेपर दिलाते तो बच्चे के लिए पेपर इजी था, तो उसके लिए स्कोर करना इजी होगा। और शिफ्ट 1 में शिफ्ट 2 के कंपेयर में कैंडिडेट भी नॉर्मल थे, इसलिए शिफ्ट 2 वाला जो बच्चा है जिसकी रैंक खराब आई है उसको शिफ्ट 1 दिलाते तो डेफिनेटली वो अच्छी रैंक आती। स्कोर नहीं बोल रहा मैं अच्छी रैंक आती। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट तीसरे पॉइंट की। देखो मैं जितने भी पॉइंट आपको बताऊंगा सभी बिल्कुल प्रूफ दूंगा आपको, मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा, मैं अननेसेसरी बात नहीं करता, आपको सभी के फैक्ट्स दूंगा उसके बाद ही बात करूंगा। ठीक है, तीसरा आपको पता है ये मोर कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 में ज्यादा है। ठीक है, शिफ्ट 2 में आप देखोगे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो आए, लेकिन शिफ्ट 1 के कंपेयर में देखो मैं कंपैरिजन जो कर रहा हूं वो शिफ्ट 1 से ही कर रहा हूं, मैं नीट पीजी 2023 से कंपैरिजन नहीं कर रहा, क्योंकि देखो पीजी 1 साल पहले हो चुका है, पिछले साल की सिचुएशन अलग थी, कंपटीशन अलग था, इस साल का कंपटीशन अलग है, इस साल की सिचुएशन अलग है, तो कंपैरिजन जो होगा वो शिफ्ट 1 से ही हो पाएगा। ठीक है, तो मोर कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है शिफ्ट 2 में, समझ आ गया आपको, ये वैलिड पॉइंट है बिल्कुल, है ना, चाहे आप किसी से भी पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, देखो जिन्होंने शिफ्ट 2 का पेपर दिया है, देखो मैं शिफ्ट 2 की इसलिए बात कर रहा हूं कि जिनके शिफ्ट 2 का जिन्होंने पेपर दिया है उन्होंने जो रिकॉल सेशन जो आया है ना, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, प्रेप लेटर हो गया, मेरो हो गया, डेम्स हो गया, ये अपने रिकॉल सेशन डालते, रिकॉल सेशन से जो उन्होंने मार्क्स कैलकुलेट किए एक्चुअल में उनके मार्क्स कम आए। अब मैं किसके बेसिस पे बोल रहा हूं, मैंने हमारे जेएलएन से एक कॉलेज से मैंने 20 कैंडिडेट लिए, बिल्कुल मैंने 2-3 दिन से मैं एनालाइज कर रहा हूं। ठीक है, 20 कैंडिडेट को मैंने देखा और अच्छे ब्रिलियंट कैंडिडेट थे काफी सारे, और काफी सारे एवरेज कैंडिडेट थे। उन्होंने जो रिकॉल सेशन से जो मार्क्स कैलकुलेट किए थे उसके कंपैरिजन में उनके शिफ्ट 2 का जो पेपर था उनसे जो मार्क्स कैलकुलेट किए थे आंसर की से, उसके कंपेयर में जो उनके एक्चुअल मार्क्स आए वो कम आए। मैं शिफ्ट 2 वाले बच्चों की बात कर रहा हूं अभी सिर्फ। ठीक है, क्यों, जैसे एक कैंडिडेट है जिन्होंने अपने मार्क्स कैलकुलेट किए, देखो ब्रिलियंट कैंडिडेट है जिन्होंने 2 बार यूपीएससी सीएमएस निकाला है, प्लस उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी खासी थी, उन्होंने मार्क्स कैलकुलेट किए 530 और उनके मार्क्स है 480। ठीक है, दूसरे एक कैंडिडेट है जिन्होंने मार्क्स कैलकुलेट किए 530, उनके मार्क्स आए 454, बिल्कुल एग्जैक्ट मार्क्स बता रहा हूं। एक कैंडिडेट है जिन्होंने मार्क्स कैलकुलेट किए 454 और मार्क्स आए 345। ठीक है, ये 3 कैंडिडेट प्लस काफी सारे कैंडिडेट है जिनके, देखो मैं 3 कैंडिडेट के मार्क्स बता रहा हूं आपको, लेकिन काफी सारे कैंडिडेट है जिन्होंने जो एक्चुअल मार्क्स आने चाहिए थे रिकॉल सेशन से जो उन्होंने काउंट किए उनसे काफी कम आए, 10 नंबर 20-25 नंबर तो हो सकता है, लेकिन उनके 100 नंबर तक कम आए। उसका रीजन भी दूंगा मैं, उसका रीजन सिंपल ये है कि शिफ्ट 2 के अंदर है ना इस बार पेपर डिफिकल्ट था, प्लस कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ज्यादा थे। इसका मतलब कुछ क्वेश्चन के अंदर 2 ऑप्शन में ज्यादा डाउट था, किसी के अंदर 3 ऑप्शन में डाउट था। आप रिकॉल सेशन भी देखोगे तो काफी सारी फैकल्टी, जैसे एनाटॉमी की फैकल्टी ने आप देखोगे एक एक क्वेश्चन के 3-3 ऑप्शन को करेक्ट बताया, इसलिए क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन थे। मतलब शिफ्ट 2 में आप मान के चलो, मैंने ब्रिलियंट स्टूडेंट से बात की है, उन्होंने खुद ने बोला है कि 30 से 35 क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल थे जिसमें अपन पता ही नहीं लगा सकते कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो उसके अंदर काफी सारे बच्चों के भी सही हो सकते हैं, और अधिकतर जो बच्चे थे एवरेज उनके वो क्वेश्चन गलत हुए, इसलिए उन्होंने जो एक्चुअल मार्क्स जो आने चाहिए थे वो नहीं आए। रिकॉल सेशन से उन्होंने जब काउंट किए थे तब उनको उन्होंने करेक्ट माना, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी नहीं पता। देखो कई बार कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन का कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या आंसर देता है और एक्चुअल में उसका आंसर होता क्या है। ठीक है, तो इसलिए उनके 100 नंबर तक कम हुए। तो लगभग जिन्होंने शिफ्ट 2 का एग्जाम दिया है उनके 20 क्वेश्चन तो आप मान के चलो, जो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आप मान के चलो जो वो रहे थे वो उनका गलत हो गया, इसलिए डाउन हो गया। और अधिकतर मैंने शिफ्ट जो कैंडिडेट से उनसे बात की, उन्होंने जो एक्चुअल काउंट किए लगभग उन्हीं के वो ही है। जैसे एक मैं कैंडिडेट से बात की मैंने, उनके 136 उन्होंने सोचा था करेक्ट होंगे ना, उन्होंने जब रिकॉल सेक्शन से देखा शिफ्ट 1 का तो उनके 136 सही हो रहे थे, और एक्चुअल में आज कल रिजल्ट आया था, स्कोर कार्ड आया था, तो उनके जो सही हो रहे वो 134 हो रहे। एक और कैंडिडेट है उन्होंने 158 कैलकुलेट किए थे लेकिन 156 सही हो रहे। तो शिफ्ट 1 वाले जितने भी कैंडिडेट है, अधिकतर मैं मोस्टली बोल रहा हूं, उन्होंने जो रिकॉल सेशन से जो मार्क्स कैलकुलेट किए थे वही उनके एक्चुअल में आ रहे। ठीक है, उसका रीजन ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर टॉपिक वो ज्यादा है शिफ्ट 1 के पेपर के अंदर। ठीक है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि शिफ्ट 1 का पेपर इजी था, लेकिन शिफ्ट 2 के कंपेयर में इजी था। शिफ्ट 2 में कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ज्यादा है। ठीक है, इसलिए जो बच्चे मार्क्स कैलकुलेट कर रहे थे वो एक्चुअल में उनके आए नहीं। ठीक है, शिफ्ट 1 का मैंने बता दिया, जो एक्चुअल मार्क्स वो कैलकुलेट कर रहे थे वही उनके आए जो रिकॉल सेशन से उन्होंने काउंट किए।
जिन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट का रिकॉल सेशन देखा शिफ्ट 1 वाले बच्चों ने, और उनके एक्चुअल में मार्क्स भी वही है। तो 3-4 पॉइंट इससे निकल के ये आ रहे कि एक तो शिफ्ट 2 का पेपर टफ था, दूसरा जो एवरेज स्टूडेंट थे जिन्होंने शिफ्ट 2 का पेपर दिया उनका स्कोर डाउन आया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि स्कोर जिन्होंने शिफ्ट 1 दिया उनका ज्यादा आया, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट 2 की बात कर रहा हूँ। शिफ्ट 2 में एक एवरेज कैंडिडेट ने यदि पेपर दिया है तो उसका स्कोर डाउन आया, उसके रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ज्यादा थे, ठीक है। प्लस नॉर्मलाइजेशन मेथड यूज हुआ, उसको मैं आपको वैसे तो मैं डिटेल में समझा चुका हूं पिछले वीडियो के अंदर, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 25,000 प्लस स्टूडेंट ने उस वीडियो को देखा है, ठीक है। तीसरी चीज मैंने आपको ये बताया कि जिन्होंने शिफ्ट 1 के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने जो रिकॉल सेशन से जो मार्क्स कैलकुलेट किए एक्चुअल में भी उनके उतने ही मार्क्स है, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई। अब मैं आपको बेसिक सा देखो, नॉर्मलाइजेशन मेथड में ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूं। देखो नॉर्मलाइजेशन मेथड से किन चीजों में फर्क पड़ा। देखो 2 शिफ्ट हुए, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, देखो दोनों के अंदर देखो जो भी नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो परसेंटाइल के बेसिस पे हुआ है, समझ आ गया आपको। देखो शिफ्ट 1 लगभग 1,08,000 बच्चों ने दिया, शिफ्ट 2 भी 1,08,000 बच्चों ने दिया, ठीक है। पेपर टफ था और मोर इंटेलिजेंट बच्चे, इसका मैं रीजन दूंगा भी आपको आगे वीडियो के अंदर, ठीक है। आगे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। मोर इंटेलिजेंट किस बेसिस पे मैं बोल रहा हूं इसको मैं आगे बताऊंगा। पेपर मॉडरेट और लेस इंटेलिजेंट, ठीक है। अब इन्होंने नॉर्मलाइजेशन मेथड कैसे यूज किया मैं आपको बताता हूं। इन्होंने क्या किया, जैसे एक कैंडिडेट है उसने एग्जाम दिया, उसकी जो परसेंटाइल आई, और इधर भी एक कैंडिडेट है उसने जो एग्जाम दिया शिफ्ट 1 का पेपर दिया, उसकी जो परसेंटाइल आई, तो सभी बच्चों की इन्होंने परसेंटाइल निकाल दी 1,08,000 बच्चों की। जैसे फर्स्ट कैंडिडेट हो गया उसकी 99.99 परसेंटाइल होगी, ऐसे करके फिर दूसरे की 99.98 होगी, जो भी होगी, ठीक है। अब जैसे इधर से फर्स्ट सेकंड इस तरीके से इन्होंने निकाल दी, ठीक है, 1,08,000 बच्चों की, इधर भी इन्होंने 1,08,000 बच्चों की निकाल दी। जैसे इधर मान लो कैंडिडेट के 99.987 है, तो फर्स्ट रैंक तो इन्होंने इस हिसाब से दी कि परसेंटाइल के हिसाब से, फिर इन्होंने क्या किया, दोनों की परसेंटाइल को सीक्वेंस में जमा दिया और उसके हिसाब से उन्होंने रैंक कैलकुलेट कर दी। अब कैंडिडेट जैसे फर्स्ट पेपर में 99.9 परसेंटाइल स्कोर किए तो उसको फर्स्ट रैंक दे दी, दूसरे में आप देखोगे 99.98 से ज्यादा 99.987 होते, इस बच्चे को सेकंड रैंक दे दी, उसके बाद थर्ड रैंक इसको दे दी, फिर परसेंटाइल के हिसाब से उन्होंने काउंट कर लिए, ठीक है। जैसे जिसकी परसेंटाइल उस 3 वाली रैंक से थोड़ी सी कम होगी उसको फोर्थ दे दी, फोर्थ वाली से कम है तो फिफ्थ दे दी। इस तरीके से उन्होंने सारे बच्चों को सीक्वेंस से अरेंज किया परसेंटाइल की बेसिस पे और उन्होंने रैंक दे दी। अब देखो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हुई ये बता रहा हूं मैं आपको, ये अच्छे से समझो आप। ये मॉडरेट कैंडिडेट एक जिसकी प्रिपरेशन मैंने आपको बता दी एवरेज प्रिपरेशन है, अबो एवरेज प्रिपरेशन है। देखो जिन्होंने जो इंटेलिजेंट बच्चे थे उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, जिन्होंने चाहे पेपर 1 दिया चाहे पेपर 2 दिया उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा जो एवरेज बच्चे थे उनको कैसे फर्क पड़ा, ये कैंडिडेट है, ठीक है, ये एवरेज कैंडिडेट सेम कैंडिडेट, दोनों सेम है ना। यदि इस कैंडिडेट को पेपर दिलाया, ठीक है, इस कैंडिडेट को पेपर दिलाया तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ज्यादा होने की वजह से, ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे पेपर 2 देने की वजह से क्या हुआ, इस बच्चे का जो स्कोर है वो कम आया, ठीक है। फिर आप देखोगे इसी बच्चे को फिर से पेपर दिला, ये वाला पेपर दिलाया, इसके अंदर इंटेलिजेंट बच्चे भी पेपर 2 के कंपेयर में कम है और पेपर भी इजी टू मॉडरेट था, तो इस बच्चे का स्कोर ज्यादा आया, ठीक है। अब परसेंटाइल कैलकुलेट किए इन्होंने तो 1,08,000 इन बच्चों में किया है ना, इन्होंने इन बच्चों में थोड़ी किया, तो इन बच्चों में इनका परसेंटाइल ज्यादा आया और इन बच्चों में पेपर टफ होने के कारण भी देखो जो पढ़ने वाले इंटेलिजेंट बच्चे थे उन्होंने तो अच्छा स्कोर किया तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उनकी तो अच्छी रैंक आ गई। लेकिन जो बच्चा मॉडरेट था उसका स्कोर आया डाउन आया, मतलब परसेंटाइल डाउन हुई, परसेंटाइल डाउन हुई तो फिर आप देखोगे रैंक जो है उनकी डाउन हो गई। समझ आया आपको, ये चीज हुई है। अब ये बच्चा यदि ये पेपर देता तो स्कोर अच्छा आता, स्कोर में फर्क आता है। देखो मैं आपको बताता हूं, अभी आप देखोगे तो इन दोनों के पेपर की जो कट ऑफ है, सेम रैंक पे कट ऑफ में फर्क जो है 6 से 8 नंबर का है, जबकि जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल था वो फार टफ एज कंपेयर टू पेपर 1, पेपर 2 इज फार टफ एज कंपेयर टू पेपर 1। फिर भी जो कट ऑफ का डिफरेंस है वो आप देखोगे कि पेपर 2 जो है और पेपर 1 है उसमें ज्यादा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा जब ही हो सकता है जब शिफ्ट 2 के अंदर पेपर इंटेलिजेंट लोगों ने दिया हो। इंटेलिजेंट लोगों ने पेपर दिया, उनको टफ से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो परसेंटाइल उनकी अच्छी आ गई, तो कट ऑफ पे उन्होंने ज्यादा फर्क नहीं पड़ने दिया। समझ आ गया आपको। यदि वही इंटेलिजेंट बच्चे पेपर 1 देते तो आप देखते 1 की जो कट ऑफ है वो आप देखते 1 की कट ऑफ और ज्यादा बढ़ जाती। समझ रहे हो आप मेरी बात।
ये चीज हुई है, समझ आ गया आपको? ये मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में समझा दिया, उसको आप देख सकते हो, डिटेल में मैंने वो समझाया है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। अब मैंने आपको बार बार ये बोला है कि पेपर 2 के अंदर डिफिकल्ट इंटेलिजेंट बच्चे ज्यादा थे। ये कैसे बोल रहा हूं मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि आप मान के चलो लगभग लगभग 10 से 15 क्वेश्चन का फर्क तो आप ऐसा मान के चलो, जो ज्यादा बच्चे के सही होते यदि उसको पेपर 1 दिलाया जाता। यदि किसी बच्चे के पेपर 2 में 130 सही हो रहे ना, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं ये चीज, मैंने एक बच्चे से बात नहीं की, मैंने 15-20 बच्चों से बात की और सारे अच्छे बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि किसी मैंने एवरेज, मैंने बात की एवरेज या अबो एवरेज बच्चे से। 130 क्वेश्चन यदि शिफ्ट 2 में उस बच्चे के सही हुए तो शिफ्ट 1 दिलाते तो आप मान के चलो उसके 140 से 145 सही होते। ठीक है, तो स्कोर अभी मान लो कि अपन बिना नेगेटिव देखते, नेगेटिव तो दोनों के बराबर है। जैसे इस कैंडिडेट के कितने नंबर आते 520 और इस कैंडिडेट के कितने आते 100 में 42 भी मान के चलूं एवरेज, है ना। 10 से 12 क्वेश्चन तो ज्यादा सही होते ही यदि वो शिफ्ट 1 का पेपर देता तो कितने नंबर हो गए ये हो गए 568। जबकि आप देखो सेम बच्चे को पेपर दिला रहे हो और कितना फर्क आ रहा है, और कट ऑफ में आप फर्क देखोगे ना 520 इस पे, जो 520 पे रहेंगे इसमें, या मान लो 530 पे रहेंगे। 530 जिसके शिफ्ट 1 में है और 520 जिसके शिफ्ट 2 में है, उसकी रैंक बराबर है। जबकि आप देखो नंबर जो है 48 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। मतलब आप देखो कट ऑफ में भी तो आना चाहिए था। यदि ऐसा होता कि दोनों में इक्वल इंटेलिजेंसी वाले बच्चे बैठते तो ऐसा होता ना कि इधर के 568 और इधर के 520 इक्वल। अब इन्होंने परसेंटाइल जो नॉर्मलाइजेशन मेथड यूज किया, उसका मतलब तो यही तो हो रहा है कि इन्होंने दोनों को बराबर माना है, 568 वाले बच्चे को बराबर माना है, और सेम कैंडिडेट ये एग्जाम देता तो उसके 568 आते और अब 520 आए, तो इन्होंने तो बराबर माना। जबकि अब बराबर यदि माना तो फिर आप देखो इसकी कट ऑफ जो है, इसकी जो रैंक दोनों की 520 और 530 की बराबर कैसे हुई? वो जब ही हो सकती है जब इधर बहुत इंटेलिजेंट बच्चों ने दिया, इन्होंने कट ऑफ को डाउन नहीं होने दिया। ज्यादा बच्चे इंटेलिजेंट थे इसके अंदर शिफ्ट 2 के अंदर, इन्होंने क्या किया, पेपर का जो लेवल तो डिफिकल्ट था लेकिन कट ऑफ को ओवरऑल इन्होंने इंक्रीज कर दिया। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि शिफ्ट 2 के अंदर इंटेलिजेंट बच्चे ज्यादा थे। पिछले वीडियो के अंदर बहुत कमेंट आ रहे थे, उसका मैंने आपको ये जवाब दे दिया। अब अपन एनालाइज करते हैं, मेरिट वाइज एनालिसिस करते हैं ना। ये मैंने प्रॉपर सारी चीजें जो डाटा है एक्चुअल वो लिखा है, ठीक है, बिल्कुल 99% भी नहीं 100% एक्यूरेट डाटा है बिल्कुल, ठीक है। और मैंने नॉन लोगों से लिया है मैंने ये डाटा। एक तो होता कि मैं टेलीग्राम पे जाता, ग्रुप में ऐड होता और वहां देख लेता मैं कि बच्चे क्या बता रहे हैं, उनका शिफ्ट 1 था, शिफ्ट 2 था, क्या मार्क्स और क्या ऑल इंडिया रैंक के। उसमें थोड़ी सी पॉसिबिलिटी होती कि बच्चे गलत भी बता सकते, लेकिन मैंने जो मेरे नॉन है, जिनके मार्क्स आए, जिन्होंने शिफ्ट दिया है और जिनकी ऑल इंडिया रैंक है, ये वही मैंने डाटा लिया है। समझ आ गया आपको? इसमें अपन देखेंगे मार्क्स वर्सेस रैंक एनालिसिस, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। 643 नंबर है एक कैंडिडेट की, शिफ्ट 2 का एग्जाम दिया उन्होंने, उनकी ऑल इंडिया रैंक आई 545। एक और कैंडिडेट है 644, शिफ्ट 1 का एग्जाम दिया, ठीक है, और उनकी रैंक आई 738। देख लो आप, लगभग नंबर बराबर है लेकिन रैंक में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क तो है 200 रैंक का, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि शिफ्ट 2 को इंटेलिजेंट बच्चों ने दिया, तो इंटेलिजेंट थे तो इन्होंने तो शिफ्ट 2 में भी स्कोर कर लिया। अब एवरेज बच्चा जो था वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन को सही नहीं कर पाया, तो 15 से 20 क्वेश्चन उनके एक्स्ट्रा गलत हो गए बच्चे के, जो शिफ्ट 1 देता वो तो नहीं गलत होते। समझ आ गया आपको? इन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन मेथड यूज किया वो परसेंटाइल की बेसिस पे किया। अब फिर देखो आप, एक कैंडिडेट है 630 नंबर है, शिफ्ट 2 था उनका और ऑल इंडिया रैंक है 1129। फिर आप देखो सेम 631 नंबर, शिफ्ट 1 दिया, एक कैंडिडेट ने रैंक आई 1401। ज्यादा फर्क नहीं आया, फर्क आना चाहिए था। यदि 630 पे ये रैंक आई है, यदि 631 पे इनकी 1401 रैंक आई है, 630 पे शिफ्ट 2 वाले बच्चे की 1129 रैंक आई है, तो बराबर है वही है, तो रैंक तो कुछ ज्यादा कहां डिफरेंस है। यदि डिफरेंस ज्यादा नहीं है, इसका मतलब तो 2 में तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चों ने एग्जाम दिया है ना, तभी तो रैंक बराबर आ गई। यदि रैंक पेपर टफ था तो रैंक बराबर नहीं आनी चाहिए थी। इस बच्चे की रैंक आप मान के चलो 400 रैंक आनी चाहिए थी, 300 रैंक आनी चाहिए थी, लेकिन इसकी भी 1129 रैंक इसलिए आई क्योंकि इससे भी इंटेलिजेंट बच्चे बहुत ज्यादा थे। समझ आ गया आपको? अब बात करते हैं 617 नंबर की, शिफ्ट 2 जिन्होंने दिया उसकी रैंक आई 1941। शिफ्ट 1 में जिसने 604 नंबर जिसके है पहला शिफ्ट दिया तो रैंक आई 3600। फिर आप देखो 598 नंबर शिफ्ट 1 वाले कैंडिडेट की रैंक आई है ऑल इंडिया रैंक 4390, ठीक है। फिर आप देखो 593 मार्क्स शिफ्ट 2 और रैंक आई है 4296। अब आप देख लो दोनों की शिफ्ट 2 वाले बच्चे की रैंक अच्छी आई है लेकिन नंबर का डिफरेंस खाली मात्र 5 है। उस रैंक से आप एक नंबर और मान लो तो 6 नंबर का डिफरेंस आ रहा है खाली। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में 6 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, जबकि पेपर में जमीन आसमान का फर्क है।
इंटेलिजेंसी में जमीन आसमान का फर्क है, फिर भी 6 नंबर का फर्क आ रहा है ओनली। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 2 शिफ्ट में पेपर हुआ, ये काफी गलत हुआ। और मेरे हिसाब से देखो, जैसे नीट यूजी एग्जाम में क्या होता है, सबसे पहले एग्जाम होता है, उसके बाद आप देखोगे ऑफिशियल आंसर की आती है, उसके बाद ऑफिशियल आंसर की के बाद जो उन्होंने रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स फिल किया होता है वो आता है, और दोनों को चैलेंज करने का टाइम मिलता है उनको कि आप चाहो जो क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हो, आप चाहो तो ओएमआर को भी चैलेंज कर सकते हो, पर्टिकुलर जो आपको ओएमआर में गलत रेस्पॉन्स लग रहा है उसको चैलेंज कर सकते हो। अब नीट पीजी में क्या होता है, ये न तो दोनों पेपर जो है, न तो पेपर रिलीज करते हैं, न आंसर की रिलीज करते, डायरेक्ट रिजल्ट रिलीज करते हैं। तो आप मुझे बताओ, यदि तुम डायरेक्ट रिजल्ट रिलीज करोगे तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन के तुमने क्या आंसर दिए वो कैसे पता लगेगा। अब मेरे हिसाब से इनको क्या करना चाहिए, जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है, देखो वो वैसे अपने अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि उनको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों रिलीज करने चाहिए, दोनों की आंसर की रिलीज करनी चाहिए, ताकि पता तो लगे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से बच्चे शिफ्ट 2 वाले यदि कैलकुलेट कर रहे हैं, उनसे 80-80 100 नंबर क्यों कमा रहे, इतने क्या कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन थे। तो ये नीट पीजी चाह कह रहा है, वो इसलिए ये चाह रहा है कि हम मार्कशीट तो रिलीज नहीं करेंगे। यदि वो रिलीज कर देंगे तो बच्चे क्या करेंगे, आंसर की को चैलेंज करेंगे और उनको काफी प्रॉब्लम होगी। चैलेंज करेंगे, कोई बच्चा कोर्ट में भी जा सकता है, तो वो न तो पेपर रिलीज कर रहे और ना आंसर की रिलीज कर रहे। पहले भी उन्होंने नहीं किया, जबकि करना चाहिए उनको ऐसा। ठीक है, फिर बात करते हैं 580 नंबर वाले कैंडिडेट की, शिफ्ट 1 का एग्जाम दिया, रैंक आई है 6949। फिर बात करते हैं 558 मार्क्स वाले कैंडिडेट का, शिफ्ट 2 दिया, रैंक आई है 10,363। फिर आप देखोगे 553 वाले कैंडिडेट ने शिफ्ट 2 का एग्जाम दिया, रैंक आई है 11,425। फिर आप देखोगे 524 वाले मार्क्स वाले कैंडिडेट ने शिफ्ट 2 का एग्जाम दिया, रैंक आई है 18,387। ठीक है, फिर आप देखोगे 521 नंबर वाले कैंडिडेट ने शिफ्ट 2 का एग्जाम दिया, रैंक आई है 1900। तो आपको एक सजेशन में ये देना चाहूंगा, कभी भी आपको लगे आपकी यदि अच्छी प्रिपरेशन है, देखो वैसे तो मैं खुद फाइनल ईयर में हूं, आपको खुद मेरे से, आप इंटेलिजेंट होंगे, आप मेरे से आगे हो, लेकिन मेरा खुद का 12th के साथ सिलेक्शन हुआ ना, तो मैं आपको बता सकता हूं मेरा 12th के साथ नीट यूजी में सिलेक्शन हुआ, तो मैं आपको एक बेसिक सी चीज ये बता सकता हूं, कभी भी यदि आपका पेपर आपको लग जाए कि डिफिकल्ट है, तो आपको हमेशा कम अटेम्प्ट करने। अब आप कहोगे कि मुझे तो आते थे, यदि आपको आते हैं तो आप अटेम्प्ट करो, लेकिन आपको जिस क्वेश्चन में बिल्कुल आइडिया नहीं है, जिस क्वेश्चन में आपको 3 ऑप्शन में डाउट है, उस क्वेश्चन को आपको डिफिकल्ट पेपर में छोड़ देना चाहिए, जबकि इजी पेपर में उल्टा होता है, जब आपको लगे पेपर बहुत इजी है तो आपको ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने। ये तो बेसिक सा फंडा है। ठीक है, तो जिन्होंने शिफ्ट 2 के अंदर, मैंने ये भी एनालाइज किया, जिन्होंने शिफ्ट 2 के अंदर कम अटेम्प्ट किए उनकी ऑल इंडिया रैंक ज्यादा अच्छी आई है, और जिन्होंने शिफ्ट 1 के अंदर ज्यादा अटेम्प्ट किए उनकी रैंक अच्छी आई है। जिन्होंने शिफ्ट 1 में कम अटेम्प्ट किए उनकी भी रैंक खराब आई, और जिन्होंने शिफ्ट 2 में ज्यादा अटेम्प्ट किए उनकी भी रैंक खराब आई। तो इजी पेपर में आपको ज्यादा अटेम्प्ट करने होते हैं और टफ पेपर में आपको कम अटेम्प्ट करने होते हैं। समझ आ गया आपको? ठीक है, अब आप देखो 512 नंबर पे शिफ्ट 1 का एग्जाम दिया है, रैंक आई है 23,400। 511 नंबर पे शिफ्ट 1 का एग्जाम दिया है, रैंक आई है 25,000। आप देखो एक एक नंबर पे 1000 1500 बच्चों का डिफरेंस है। इस बार इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। इसके 2 रीजन है, एक तो एक पीजी का एग्जाम जो पता है आपको कि जैन में होना चाहिए था, फिर वो जून में हुआ, जून के बाद पोस्टपोन्ड होके वो अगस्त में एग्जाम हुआ, इतना बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। उस एक एग्जाम के लेट होने की वजह से हर पेपर पे फर्क पड़ा। आईएनआई का पेपर देखोगे, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि जो पीजी की सीरियस प्रिपरेशन कर रहा था उन्होंने आईएनआई का भी एग्जाम दिया। उससे क्या हुआ, आईएनआई की जो कंपटीशन था वो बढ़ गया, उसका फर्क यूपीएससी सीएमएस पे भी पड़ा। जो यूपीएससी की जनरल की कट ऑफ हमेशा 200 जाया करती थी, वो 250 जाया करती थी, वो इस साल 300 नंबर गई रिटर्न एग्जाम की कट ऑफ। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ नीट पीजी के जो सीरियस एस्पिरेंट थे उन्होंने आईएनआई का भी पेपर दिया और यूपीएससी सीएमएस का भी पेपर दिया। यदि पीजी का पेपर पहले हो जाता तो ना तो वो आईएनआई का पेपर देते और ना सीएमएस का पेपर देते मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, तो इस एक एग्जाम की वजह से 2 पेपर और पे फर्क पड़ा, और 2 शिफ्ट में होने की वजह से बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। तो इस बार तो आप मान के चलो बहुत अलग ही चीज हुई। नीट यूजी के अंदर भी बहुत सारी धांधली हुई और पीजी के अंदर भी मुझे बहुत कमियां लग रही है, बहुत गलतियां लग रही है। ठीक है, फिर बात करते हैं 485 मार्क्स पे शिफ्ट 1 का पेपर था, रैंक आई है 32,254। फिर देखोगे 454 मार्क्स से शिफ्ट 2 में और रैंक आई है 40,000। फिर बात करते हैं 419 नंबर पे शिफ्ट 2 का पेपर दिया है, रैंक आई है 52,386। फिर 346 नंबर वाले कैंडिडेट ने शिफ्ट 2 का एग्जाम दिया है, रैंक आई है 81,902। फिर 313 वाले कैंडिडेट ने शिफ्ट 1 का एग्जाम दिया है और रैंक आई है 1,05,400। ये मैंने आपको प्रॉपर कर दिया, मेरिट वर्सेस रैंक आपको समझा दिया कि जो पर्टिकुलर मार्क्स पे क्या ऑल इंडिया रैंक आई है। शिफ्ट 1 का भी दिया आपको, शिफ्ट 2 का भी दिया। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग जो एनालिसिस किया बिल्कुल सही किया। हो सकता है कुछ गलतियां हो सकती है, लेकिन मैंने अपने अकॉर्डिंग सही किया। आपको फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैंने ये डाटा एनालाइज किया, अच्छे से सारी चीजों को समझा, उसके बाद ही मैंने ये वीडियो बनाया।
ठीक है, अब आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप चाह रहे हो कि आपको ये पीडीएफ मिल जाए तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।